प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, देखिए प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आपको कैसा लगेगा यदि आपको बोलने पर पाबंदी लगा दी जाए? कैसा लगेगा यदि आपको आपके प्रतिष्ठान पर नजरबंद कर दिया जाए? कैसा लगेगा यदि आपको बेकसूर जेल के अंदर ठूस दिया जाए और वहां पर इतना प्रत्याशित किया जाए कि आपकी नाखून नोच लिए जाए, आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाए और यहाँ तक कि इतना पीटा जाए कि पीटते पीटते आप बेहोश हो जाएं और उसके बाद भी आपको यह पता न लगे उसके बाद भी कितना पीटा गया है। जी हाँ, आपको यह सब काल्पनिक लग रहा होगा, लेकिन ये एक सच्चाई है, ये एक ऐसी हकीकत है जो स्वतंत्र भारत में हमारे देशवासियों ने 1975 में झेली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की उस काल की जिसमें इस तरह की घटनाएं हजारों लाखों लोगों को झेलनी पड़ी। आज जिन्हें हम लोकतंत्र सेनानी के नाम से जानते हैं। आज ऐसे परिवारों से दिव्य प्रभात वेब न्यूज आपको मिलवाता है और आज ऐसे परिवारों से दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क मिलने जा रहा है जिन्होंने इन यातनाओं को सहा है, जिनके परिवारों ने उस भुगत भोगी की सजा भुगती है जो उन्होंने कभी कसूर किया ही नहीं था। तो मिलते हैं ऐसे परिवारों से। आइए मिलते हैं लोकतंत्र सेनानी प्रदीप कंसल से, जिन्होंने अपने शरीर पर पूरी उन यातनाओं को सहा। जब आपको आपके इस सत्याग्रह के स्वरूप को देख करके उस समय किस पुलिस और प्रशासन मेरठ का घबरा गया और आपको जेल में डाला गया, वहां आपके साथ कैसे अत्याचार? जी सर, वो वहां से मुझे पकड़कर ले गए हवालात में। जब मुझे हवालात में ले गए तो मैंने देखा पीछे पीछे दनादन गाड़ियां आ रही है, उसमें वो लड़कों को जिन्होंने लाठी चार्ज करके पूरी तरीके से पीटा था, जिनके हाथ पैर टूटे हुए थे, सिरों से खून बह रहा था, उन्हें मेरे साथ हवालात में बंद करते चले गए। मैंने उनके खून पूछे, किसी के पास स्वेटर नहीं था तो उसको अपना स्वेटर निकाल के दिया, उनको तसल्ली दी, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। इतनी देर में रोलन सिंह नाम का एक दरोगा मेरे पास आया, उसने मुझे बाहर निकाला और बाहर निकाल कर पूछा कि भाई बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन थे। मैंने उनसे कहा कि साहब मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था। सत्याग्रह मैंने अहिंसात्मक तरीके से किया है और मैंने स्वयं ही सत्याग्रह किया, मेरे साथ कोई नहीं था। उन्होंने मुझे अपनी जीप में बैठाया और मेरी जीप के साथ में और जीप वालों को दी, जिसके अंदर बड़े फूका टाइप के पुलिस वाले थे, लंबे चौड़े, और वो जीप में मेरे साथ आए। वहां वो मुझे सिविल लाइन थाने में ले गए, क्योंकि उन लोगों के साथ में तो पीटना संभव नहीं था। सिविल लाइन थाने में उतार के मुझसे बोले, भाई अब बताओ तुम्हारे साथ कौन था? मैंने कहा मेरे साथ कोई नहीं था। तो वो मुझे हवालात के अंदर ले गए और मुझसे उन्होंने कपड़े उतारने को कहा। मैंने उनके कहने से कपड़े उतार दिए। फिर उन्होंने कहा आप ये पता पिटाई का दौर शुरू हो चुका है, वो हमारे साथ कौन थे? मैंने कहा भाई साहब मैं आपको कह चुका हूँ, जो आपने पूछना था पूछ चुके, जो मैंने कहना था कह चुका, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला सत्याग्रह करने आया था, मैं बीए का छात्र हूँ, मैं सब समझता हूँ। उन्होंने मुझे धरती पर उल्टा लेटने के लिए कहा, मैं नंगा था, उस समय मेरे कपड़े वो उतरवा चुके थे। मैं जब नंगा लेटा पर तो मैंने धरती माता के सीने में से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और अपने माथे पर लगाई और मैंने उससे आशीर्वाद मांगा कि मुझे अपने शक्ति परीक्षण में सहन करने की शक्ति दो। इसने के बाद उन्होंने अपने पैरों से जूते निकाले। वो लगभग 6-7 लोग थे और उन्होंने सबने अपने हाथों में कपड़े के जूते ले रखे थे और मेरे नरम हिस्सों में मारने शुरू कर दी। जब भी मारते करारते मेरा शरीर इतना गर्म हो जाता जैसे कोई मेरा हीटर से सेक रहा। वो मारते मारते थक गए, फिर पूछते हाँ ये बता दे, बहुत हो गया, अब भी बता दे। मैंने कहा भाई मैं अकेला था, जो मैं करना है करो। वो मुझे मारते रहे और मैं सब सहता रहा। कुछ देर बाद में स्थिति ऐसी हो गई कि वो जूते जो मारते थे मुझे पता ही नहीं लगता था कि वो जूते कितने कैड़े मार रहे हैं। थोड़ी देर बाद में वहां पर कोई जीप आके रुकी, उन्होंने देखा कि कोई ऑफिसर आया, उन्होंने मुझे बुलवाया पुलिस वालों के हाथ। और जब मैं गया तो वहां मैंने देखा सतीश चंदागर वहां पर कुर्सी में बैठे थे। मैं पहले से ही उन्हें जानता था पुलिस टाइप में से। वो मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, आप कुर्सी में बैठिए। मैं उनके कहने से कुर्सी में बैठ गया। यहाँ पर मेरा कहना है कि प्रदीप कंसल जी, जो हमने आपके बारे में पढ़ा सुना है उसमें ये कि आपके नाखून भी प्लास से खींचे गए, आपको ऐसी बैरिक पर डाला गया जहाँ खाना भी था, शौच भी वहीं करना था और आपको लगभग 1 सप्ताह वहां रखा गया। कैसा बीता था वो? बहुत खराब समय। ये मैं आपको बता दूं
जब पुलिस वालों ने मेरे साथ जबरदस्त टॉर्चर करा तो रात को फिर पुलिस वाले मुझे अपने साथ ले गए हवालात के अंदर और उन्होंने बुरी तरीके से मुझे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे हाथ उठाए ऊपर डंडे मारने शुरू कर दिए। वो 5-6 लोग थे। एक आदमी मेरा एक हाथ अपने डंडे से उठाता और दूसरा मारता, इधर वाला हाथ इधर ऐसे उठाता, अब वो डंडे से मारता। वो मेरे कोहनी पे, टखनों पे और नीचे पैर उठा के गिरा के उन्होंने पैरों पे मारने शुरू करे। इतनी भयंकर पिटाई थी, इतना मेरा शरीर गर्म हो चुका कि वो जो मारते थे मुझे उसका पता नहीं लगता था। मैं कब बेहोश हो गया, वो मुझे कब तक मारते रहे मुझे पता नहीं। फिर उसके 1 मिनट में उसके बाद में मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा कि वहां पर कोई पुलिस ऑफिसर कह रहा था चिल्ला के फोन के, भाई आप इस आदमी को यहाँ पकड़ लाए, इसे अपने थाने में ले जाओ, यहाँ क्यों पीटते हो, इसकी हालत बड़ी खराब है। तो यहाँ पर मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो आज का जो तारीख है 25 जून 2023, आज जबकि देश में केंद्र की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी की सरकार है, प्रदेश के अंदर यानी भाजपा की सरकार है, उस समय पर ये आपके साथ खड़ी थी, आपके आंदोलन के साथ खड़ी थी और प्रमुख भूमिका में थी। तो क्या इस सरकार ने आपको पूछा है, आपके बारे में जानकारी ली है या आपको कोई मान सम्मान दिया है? जब हमने ये कार्य किया था, हमने लोकतंत्र बचाने के लिए किया था, हमने भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए किया था। हमारे जो निर्दोष नेता पकड़े गए थे उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए किया था। हमने इसके पीछे किसी सम्मान की इच्छा किसी सरकार से नहीं की, ना केंद्र सरकार से की, ना उत्तर प्रदेश सरकार से की। आज भी हमें कोई तमगा नहीं दी है, ये हमारी ड्यूटी थी। हम युवा थे, हमें इतिहास रचना था। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी ये कहते तो हिंदुस्तान के अंदर आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी तानाशाही बन गई थी, आपके सभी साथी पकड़े जेल में बंद कर दिए गए थे। तो उस समय आप क्या कर रहे थे? हमने जो काम किया वो देश के लिए क्या, संविधान के लिए क्या, लोकतंत्र बचाने के लिए क्या, अपने नेताओं को छुड़वाने के लिए। नेताओं की भूमिका बहुत अहम रही, बहुत मुख्य रही। इस परिवार की मुखिया श्री जीत सिंह तोमर और उनकी धर्म पत्नी अर्धांगिनी श्रीमती कृष्णाकांत तोमर जो उस समय युवा थी और 2 छोटे बच्चों की माता भी, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया। जीत सिंह तोमर भूमिगत हो गए और उस समय पुलिस ने उनको खोजने की कोशिश की, किंतु जब वो नहीं मिले तब उन्होंने श्रीमती कृष्णाकांत तोमर को गिरफ्त में लिया और उन्हें थाना लालकुटी लाया गया और उनके साथ उनके 3 वर्ष के बेटे धर्मेंद्र तोमर भी उनकी गोद में थे। उस समय पुलिस ने उस बच्चे की उम्र को देखते हुए जेल भेजने से इनकार कर दिया, किंतु वह भी उस आंदोलन का एक हिस्सा बन चुके थे क्योंकि पुलिस उन्हें थाने तक लाई थी। हमारे साथ इस समय पर जुड़ रहे हैं श्री जीत सिंह तोमर, जो उस समय के साक्षी हैं, उस काला दिन के और उस आंदोलन के। बात करते हैं श्री जीत सिंह तोमर से। जीत सिंह जी, आप बताइए वो क्या दृश्य था और कैसे कैसे आप आंदोलन का और आपकी पत्नी कैसे इस आंदोलन का हिस्सा बनी? आपको मैं सन 47 में मैंने आरएसएस ज्वाइन किया था और उस दौरान मैं मंडल कार्यवाह था आरएसएस का और जनसंघ का जिला कार्यकारिणी में भी था। शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ से भी मैं संबंधित था। जिस समय ये आपातकाल लगाया गया, जिसमें ना कोई दलील थी, ना कोई वकील था, किसी तरह की अखबारों में प्रतिबंध था, व्यक्तियों पर प्रतिबंध था, यहाँ तक कि न्यायालय भी मूक दर्शक हो गए थे। ये स्थिति थी। व्यक्ति कैसे बात करना पसंद नहीं करता था। पता नहीं कौन इसमें जासूस हो, किसकी गिरफ्तारी हो जाए, कहाँ हो जाए, कैसे हो जाए। बिना किसी कारण के गिरफ्तारियां हो रही थी और उत्पीड़न हो रहा था। संघ के कार्यालयों पर प्रतिबंध लग गया था, पार्टियों पर प्रतिबंध लग गया था। उस स्थिति में श्री रामलाल जी
यहाँ नगर प्रचारक थे, उन्होंने ये कहा था कि आपके परिवार से तो कोई जाए सत्याग्रह करे, लेकिन आपको नहीं जाना है, ना गिरफ्तारी देनी है, ना पुलिस के हाथ आना है। उस समय कुछ गुप्त रूप से अखबार निकल रहे थे, पत्र निकल रहे थे। मेरी जिम्मेदारी थी कि गांव गांव में जाकर वो पत्र बांटूं, अखबार बांटूं, इंदिरा गांधी के खिलाफ और जो आपातकाल था उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जाए, लोगों को जनमत बनाया जाए। तो कई बार पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, हाथ आते आते हुए मैं निकल गया, ग्रामीण क्षेत्रों में चला जाता था, और इस तरह से लगातार रामलाल जी के कहने के अनुसार हम प्रचार प्रसार में लगे रहे। और कृष्णकांता ये तोमर जो मेरी पत्नी है, इन्होंने फूल बेगम पर सत्याग्रह किया, और एक ग्रुप के साथ जो मैंने अभी बताया है और दिखाया भी है ये, और फिर ये लाल कुर्ती थाने चली गई, वहाँ से इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके साथ छोटा बच्चा था धर्मेंद्र तोमर, जो आजकल शिवसेना का प्रदेश सचिव है, लेकिन वहाँ पीओ साहब ने, एसओ साहब ने छोटा बच्चा होने के नाते इसे तो घर भिजवा दिया गया और इनका चालान कर दिया गया, और फिर ये जो कारागार है मेरठ का उसमें रही, और बाद में आकर जब ये हटा, उन्हें छोड़ा गया तो तब आई। तो उस समय तो सबको पता ही है किस तरह से आंदोलन चला था, किस तरह उत्पीड़न हुआ था, किस तरह लोगों को परेशानियां हुई थी। जी सिंह तोमर जी, आपने ये तो वह दृश्य दिखाया जो किस प्रकार से तैयारी हुई, आपातकाल लगा, जब वहाँ गिरफ्तारियां हो गई और जो जेल गए उस समय विरोध करने वाले लोग, उनका बताते हैं कि बहुत उत्पीड़न हुआ, अमानवीय। क्या उसके बारे में आप कुछ जानकारी दे पाएंगे? उसमें कई लोग थे, जैसे हमारे वरुण वशिष्ठ थे, और भी अनेक, ब्रह्मपाल जी थे, काफी कंसल थे, कई लोग थे। कई लोगों की पिटाई भी हुई, हाथ पैर भी तोड़े गए, चोटें भी लगी, और घर में बहुत उत्पीड़न किया गया, घर वालों को भी परेशान किया गया। मेरे घर पर भी कई बार छापा पड़ा, बच्चे तो ये फिर मैंने गांव भेज दिए, और मैं एक दिन लेटा हुआ था, पुलिस आई वहाँ, और लेकिन वो पहचान नहीं पाई। मैं नेकर और बलियान में था, हल्के शरीर का था, तो उन्होंने पूछने लगे भाई कहाँ है, मैंने कहा गांव में रहते हैं, वो छुट्टी हो रही है, मई की बात थी जो उनकी, यहाँ रह नहीं रहे, और फिर मैं निकल गया। ऐसे कई बार मौके लगे जबकि पुलिस के हाथों हाथों मैं बच गया, लेकिन चूंकि हम गांव निकल जाते थे, गांव गांव में घूमते थे, मैं हाथ तो नहीं आया पुलिस के। और लेकिन बहुत ही परेशानी हुई, लोगों को जमानत नहीं मिलती थी, जज साहब भी जमानत देने में हिचकते थे, वकील नहीं मिलता था, कोई दलील सुनी नहीं जाती थी, संविधान की कोई बात नहीं होती थी। तो सारे देश में था, सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे, गुप्त रूप से आते थे। रज्जू भैया भी आए और नानाजी देशमुख भी आए, हमारी मुलाकात होती थी गोपनीय रूप से, वो भी अपने गोपनीय रूप से आते थे, हुलिया बदला हुआ था, कपड़े बदले हुए थे। तो इस सारा आंदोलन चलता रहा, और आखिर ये हुई देश में और विदेश में भी काफी जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक आवाज उठी, विदेशों से आवाज उठी कि भाई आपातकाल है, यहाँ सारा लोगों को परेशान किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, घरों को फूका जा रहा है, कार्यालयों को फूका जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, इस तरह की सारी चीजें चलती रही। कृष्णकांत तोमर जी, आपने
1975 में आपातकाल के दौरान सत्याग्रह में भाग लिया, आप जेल गए, क्या वजह थी? हमने ये देखा हम तो बहुत अत्याचार हो रहे थे, हमें परेशान कर रही थी पुलिस, रात और दिन घर पे आती थी पकड़ने के लिए। तब हमने ये मजबूरी में रामलाल जी हमारे घर पे आए, इनसे बोले तुम मत करो सत्याग्रह, तुम यहीं पर देखना काम, इनको भेज दो। तो मैं वहाँ जब मैं गई थी सत्याग्रह करके। नहीं, आपका बेटा, छोटा बेटा धर्मेंद्र तोमर उस समय केवल 3 साल का था। 4 साल? हाँ, 3-4 साल। हाँ। तो उस समय आपने कितनी जेल काटी वहाँ पर? 1 महीने। 1 महीने जेल काटी आप? जी जी। और आपको उस समय के बाद में जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने बुला करके सम्मानित भी किया? हाँ जी, उन्होंने बुलाया था, उन्होंने सम्मान किया। आवाज आप थोड़ा सा पीछे होकर बैठिए, आपका फेस कट रहा है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हाँ, आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है जी। इसमें हमारा ये जानकारी हम लेना चाहते हैं कि किस तरह के अत्याचार हो रहे थे उस समय पर? हमारे साथ भट्टी सिंह गए थे, जो बहुत अत्याचार हुए। सुधीर जी जो थे, उनके साथ बहुत अत्याचार हुए। उनके नाखून खींचे, उन्हें पीटा भी, बहुत मारा, उनकी टांग भी बेचारे बदलनी पड़ी, इतनी हालत खराब हो गई थी उनकी। आप प्रदीप कंसल की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, प्रदीप कंसल जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी जी। उनको बहुत आयतें दी थी। और हमारे उनके साथ हम तो जो क्रूर अत्याचार किए गए। जी हाँ जी। उनके साथ अमानवीय अत्याचार किए गए, क्रूर अत्याचार किए गए उनके साथ, बहुत ज्यादा। और आप लोगों की बात सुनी नहीं जाती। जी कहिए। हम और हमारे मकान मालिक जो थे मानसरोवर इस्लामत, वो मैं उनके जब हमने सत्याग्रह कराया था तो पुलिस वालों ने उनका हाथ पकड़ लिया होगा कृष्णावत का। तो वो उनके पति देव आ गए, ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पास महिला नहीं है जो तुम हाथ पकड़ रहे हो, ले दीजिए। फिर उन्होंने जो हाथ छोड़े उन्हें भी रख लिया, तो तुम भी चलो जेल। तो उन्हें भी ले गए साथ में जेल पर। तो हमने एक रात तो कोतवाली में रहे, सुबह को हम जेल पहुंचे। आप कृष्णा वत्स की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कृष्णा वत्स। जी जी। अच्छा, जब आप जेल में थी और आपके बच्चे, छोटे बच्चे आपके घर पर थे, तो आपको बच्चों की याद नहीं आई कि बच्चों का क्या हो रहा होगा? अब बस मजबूरी थी, क्या करते थे, अभी ये जरूरी देखना था भाई। इसका भी अत्याचार हो रहे थे, परेशान पुलिस कर रही थी, बच्चों को मास्टर जी घर पर थे, इन्होंने देखा जाता तो उल्टा सीधा बनावे खिला देते थे उन्हें जैसा भी आता था। मेरा भाई था श्यामवीर जी, वो भी प्रचारक रहे, वो रात को कभी आगे चुपचाप खाना बना के भग जाते थे, उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। परेशानियां तो बहुत आई थी हमारे लिए, तो खाना टाइम पे मिलता ही नहीं था, कभी मिल रहा है, कभी भग रहा है, कभी पुलिस आ रही है। तो सत्याग्रह कर दिया तो पुलिस थोड़ी कम हुई थी। यानी कि आपके जेल जाने के बाद भी पुलिस के अत्याचार बराबर आपके परिवार पर जारी रहे? बिल्कुल। आपके पति श्री जीत सिंह तोमर, क्योंकि वो भी इस संघ से जुड़े हुए थे, तो वो भूमिगत हो गए और उनकी तलाश में गांव-गांव जाती पुलिस। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो किस तरीके से उन्होंने अपने आप को बचा के रखा, अपना प्रचार किया उस आंदोलन का, सत्याग्रह का? सत्याग्रह को मुझे भेजने के बाद फिर ये ताला लगा के चले जाते थे रात को। कोई और लड़के रह रहे थे हमारे बराबर में, उनसे पूछते थी पुलिस, तो वो ये बराबर में रहते थे, वो कहाँ? उन्होंने जी वो तो गए हुए अपने गाँव का घर रोड पर, पता नहीं कौन सा गाँव है। इस तरीके से ये गए। उस दिन अपना ताला लगा के बाहर से भीतर सो जाते थे,
बच्चों को खुलवा ले, लड़के रहते दिख रहा है। कृष्णा कांता जी, हाँ जी। अब देश में लोकतंत्र है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी। आप क्या उम्मीद करती है कि ये लोग आप लोगों के लिए कुछ करें? क्या उम्मीद है? इन्होंने कुछ भी नहीं करा। जब सरकार प्रदेश में भी थी, केंद्र में भी थी, सब जगह थी, उन्होंने कुछ नहीं करा। जो मुलायम सिंह कर गए और ना अब उन्होंने सोचा कुछ भी। भाई अब आप मोदी जी रैली फ्री कर देते कल लोग लाने के लिए, तो उन्होंने तो मानदेय भी काफी बढ़ाया, इन्होंने वो भी नहीं करा। लोग बढ़ा दो। यहाँ पर राजपूत चेतना मंच की ओर से एक मीटिंग की गई है, जिसमें इमरजेंसी जो कि सन 75 में लगी थी, इंदिरा गांधी के टाइम पर थी, तो उसके बारे में आज ये मीटिंग है और जानते हैं पूरा किस्सा क्या था इमरजेंसी का और इमरजेंसी की आज क्या महत्व है और क्या किस तरीके से इमरजेंसी में लोगों ने अपने को समझा, ढाला और परखा। तो जानते हैं शैलेंद्र सिंह चौहान जी से कि इमरजेंसी का क्या मसला रहा और क्या वो आज तक भी क्यों लोगों के दिमाग में एक छाप छोड़े हुए है। देखिए, 48 वर्ष पहले, यानी कि लगभग दूसरी पीढ़ी शुरू होगी, तब इमरजेंसी लगी थी। नई पीढ़ी को पढ़ने से, देखने से, सुनने से ही पता चलेगा, लेकिन जो 50-55 या मेरी उम्र के लोग हैं 60 साल के आसपास के, वो भुक्तभोगी भी मिलेंगे आपको। इमरजेंसी भारत के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा काला बदनुमा धब्बा है आज भी। राजनीतिक षड्यंत्र रचा, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और रातों रात 25 जून को भारत में इमरजेंसी लगा दी। तत्कालीन सारे विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, मोरारजी देसाई थे, चौधरी चरण सिंह थे, राजनारायण थे, सबको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। और अंततः स्थिति ये आ गई कि हर थानों के अंदर चालान भरा हुआ होता था, डीएम के और एसएसपी के साइन होते थे, चाहे जिसका नाम भर दो A to Z, उठा के जेल में डाल दो। बहुत बुरी हालत हुई, लोगों के साथ प्रताड़नाएं हुई। जो कांग्रेसी लोग थे वो बचे और बाकी सबको जेलों में ठूस दिया गया। राजनीतिक अधिकार समाप्त हो गए, लोकतांत्रिक अधिकार समाप्त हो गए, कानून समाप्त हो गया। जो कहे सो कांग्रेसी, बाकी सब गलत। तो इमरजेंसी में मेरा सौभाग्य ये रहा कि मेरे बड़े भाई भी गिरफ्तार हुए, जेल गए, मैं भुक्तभोगी रहा हूं। तो ये सब लोग शांत हो गए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने योजना बनाई कि अगर इसका इसी तरह सहन करते रहे, इस तरह सब करते रहे, तो इसका तो क्या होगा। फिर सारे तत्कालीन जो विपक्षी नेता बचे थे, पार्टियां बची थी, दल बचे थे, उनको एकत्र करके एक संघर्ष समिति बनाई और सत्याग्रह का योजना बनाई, प्लान बनाई। और धीरे धीरे पूरे भारत से गिरफ्तारियां शुरू हुई। जयप्रकाश नारायण ने बहुत बड़ी सभा की थी पटना में, आज भी यदा कदा उसका स्मरण होता है। जयप्रकाश नारायण को भी जेल में डाल दिया गया और जो भी सामने आया सबको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। तो आरएसएस द्वारा संयोजित सत्याग्रह शुरू हुआ। बुलंदशहर में बहुत ज्यादा इसके अंदर गिरफ्तारियां हुई, मेरठ में दूसरे नंबर पर गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तार लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। मेरे बड़े भाई जब गिरफ्तार होकर जेल में गए, अगस्त का शायद महीना था, मेरी 20 साल की आयु थी। सदर थाने में जब पहुंचे तो वहां के दरोगा ने ये कहा था कि लो ये और आगे आरएसएस के कुत्ते, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और भाई साहब को गुस्सा आ गया। भाई साहब ने उस दरोगा के थाने के अंदर ही चाड़ा मार दिया। उस समय उनकी क्या हालत हुई होगी। इमरजेंसी के अंदर, थाने के अंदर दरोगा के चाटा मारना कितना कष्टदायी रहा होगा। जेल भेज दिया। उनका शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं बचा जिस पर घाव ना हो। बहुत बुरी हालत होगी और 6 महीने तक, जब तक वो जेल में ठीक नहीं होगी, तब तक बिलाई भी बंद कर दी गई, प्रतिबंधित कर दी गई। उसी क्रूर दौर में नसबंदी का वो चला। जबरदस्ती 16 साल तक के लड़कों को पकड़कर
नसबंदी कर दी गई। संजय गांधी डिक्टेटर था, इंदिरा, संजय, बंसीलाल, इमरजेंसी के 3 दलाल, ये उस समय का नारा हुआ करता था। इन तीनों की चलती थी, इंदिरा, संजय और बंसीलाल, और कोई सुनने वाला नहीं था, कोई अदालतें सुनने की हिम्मत नहीं करती थी। विपक्ष का दबाव बना, गिरफ्तारियों का दबाव बना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना, तो इंदिरा गांधी को फिर इमरजेंसी हटाने का निर्णय लेना पड़ा और चुनाव कराने के लिए बाध्य होना पड़ा। भाई साहब को उसके बाद भी नहीं छोड़ा गया, इमरजेंसी में ढील हुई, सब छोड़ दे गए, लेकिन भाई साहब को नहीं छोड़ा गया। इस सब के बावजूद भी जब छोड़ नहीं रहे थे और इमरजेंसी लगभग हट गई थी, तो हमने एक योजना बनाई, चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, भाई साहब को एमपी का चुनाव का पर्चा भराया जाए, मतलब संघ की योजना थी। संघ की योजना के तहत ही उन्हें एमपी का पर्चा भराया गया। वो जेल के अंदर थे और बाहर से हमने उसका पर्चा भरा, लेकिन उस पर्चे को सरकार ने कहें या किसने कहें उसे रद्द कर दिया। चुनाव हो गए, मेरठ में चुनाव हो चुके थे, हमारे यहाँ चुनाव दो दिन बाद थे, तब जाकर इन्हें छोड़ा गया। तो इमरजेंसी का एक कालखंड इतना क्रूर था, इतना विकट हुआ कि साइलेंट प्रेशर इतना था कि इंदिरा गांधी को पश्चिमी भारत से एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली। वाले को एक गाड़ी अम्बेसडर चला करती थी, उस टाइम देने का गवर्नमेंट ने ऑफर कर दिया, जितनी नसबंदी करा दोगे एक गाड़ी। उसने क्या कहा, मैं तो निकल कर बाहर आया गेट से, पूरा सील कर दिया हॉल को, 12-14 साल तक के लड़के कटवाए। मेरा भी था, एक अरविंद कुमार गुप्ता नाम का लड़का था, उसकी भी नस काट दी, सिर्फ उसके लिए। इतनी आतंक था उस टाइम, हमने देखा उस टाइम वहाँ रैलियां खूब हुआ करती थी, नेता आया करते थे, हेमंत बहुगुणा, मोरारजी देसाई, बहुत आतंकवादी इसका बहुत उभरा था उस टाइम पिक्चर हॉल का। तो ये हमने वहाँ उस टाइम देखे आतंकी कांग्रेस के किस तरीके से। आदमी, एक किस्सा हुआ था जगाधरी के अंदर, यमुनानगर के अंदर, एक मजमा बंदरिया का खेल दिखा रहा था, उसने एक ने ऐसा कह दो डमरू में बैठा दी बंदरिया, उन्होंने कहा देख कैसे इंदिरा की तरह बैठी है, किसान आदमी था, गैल अरेस्ट कर लिया गया। इतना बड़ा आतंक की भीड़ में भी अगर 10 आदमी खड़े, वहां भी एक आदमी जासूसी रखता था शासन में। तो ऐसे आतंक इस कांग्रेस के रहे, और हम तो चाहेंगे भविष्य में ऐसा ना हो। ऐसी सरकार, हमारी सरकार आनी चाहिए, और इससे बढ़िया सरकार आएगी भी नहीं। जो आज विदेश के प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के, इससे बड़ा और क्या। बाइडेन जैसा जिसका कभी तूती बोला करती थी, आज घुटनों में पड़ा है उनके। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग करते हुए अपने टाइम में सारे के सारे मौलिक अधिकार शून्य कर दिए गए थे, और राइट टू स्पीच तो एक तरीके से समाप्ति कर दिया गया था, किसी को अपनी बात कहने का हक नहीं था। राइट टू स्पीच के अंतर्गत 4 आदमी कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, सरकार की कमियों को उजागर नहीं कर सकते थे। ऐसा तत्काल प्रधानमंत्री ने हमारे देश में किया है, और जब ये किया था एकदम इमरजेंसी, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, सभी लोग विरोध में उतर आए थे। जितने भी लोग विरोध में उतरे थे, चाहे वो आम आदमी हो चाहे नेता हो, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको टॉर्चर करते हुए जेलों में अंदर ठूस दिया गया था। जेलों में नहीं बल्कि जेलों के अंदर उनको कितना टॉर्चर किया था। दिन में नहीं सो पाते थे, रात में नहीं सो पाते थे, अच्छा खाना नहीं मिलता था। ऐसा तो कभी अंग्रेजों के टाइम में नहीं हुआ था। जब देश गुलाम था, अंग्रेजों ने भारत पर अत्याचार किया है, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जब इमरजेंसी के टाइम में जितना लोगों पर अत्याचार हुआ, उससे पहले कभी नहीं हुआ। तो जो हमारा जब ये आपातकाल हमारे देश में लागू हुआ था, ये हमारे लोकतंत्र पर एक तरीके से बहुत काला धब्बा था। और जब भी लोग उस टाइम की याद, उस टाइम जो टॉर्चर हुए थे, उस टाइम के लोग थे, जिन आज जो हैं, अगर आपातकाल की बात सुनते हैं तो सिहर उठते हैं, उनका मन सिहर, वो शरीर जो है एक तरीके से कपकपी आने लगती है उसको याद करते हुए। तो बोलने का हक, मौलिक अधिकार तो शून्य कर दिए, कहते थे राइट टू स्पीच का जो हमें हक था वो हमारे से बिल्कुल एक तरीके से छीन लिया गया था। क्या नियत थी तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की? नियत केवल और केवल ये थी, लोगों की आवाज को जुबान को दबाया जाए, आवाज को कुचला जाए
और मैं हमेशा के हमेशा नेहरू परिवार या गांधी परिवार इस देश पर सत्ता पर बना रहे। तो उस टाइम मेरा तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में कभी भी भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र पर एक सेकंड के लिए भी आपातकाल कभी आना नहीं चाहिए। के भी वक्ताओं ने बताया कि इमरजेंसी के टाइम पे लगातार मौलिक अधिकार भी खत्म कर दिए थे, यहाँ तक कि रहने खाने पीने जेल में इतने जानवरों की तरह ठूस दिया गया था कि खाने पीने रहने सोने का कोई भी इंतजाम नहीं था उनके पास। और इसके साथ ही एक प्रेस की आजादी पे भी उन्होंने अंकुश लगाया था और हर अखबार पे एक सरकार का आदमी बैठता था, जब खबर आगे भेजनी होती थी तो उसकी परमिशन के बाद ही जाती थी, नहीं तो नहीं जाती थी, सरकार के खिलाफ बोलने तक। आप क्या कहेंगे कि इस तरह की माहौल को आप कैसे देखते हैं, और क्या आज के उसमें यदि देखें कि इस तरह की आज ये इमरजेंसी जैसी जो घटनाएं हैं ये दोबारा पुनरावर्ती ना हो, इसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने कि इमरजेंसी दौरान लगाया हुआ जो ये राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ नॉलेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेस, जो ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी डेमोक्रेसी को ठीक से चलने के लिए, जब ये भी दबा दी गई थी। और इवन जो आपने बताया कि जैसे हर अखबार के न्यूज़पेपर पे एडिटर का रोल ख़त्म कर एडिटर के ऊपर सरकार का एक आदमी बैठा दिया गया था, जो कांग्रेस का एजेंडा जो उसको चलाने के लिए, जिसमें बाकी सामने लोगों का कोई भी वर्जन एक्सेप्टेबल नहीं था। सरकार के खिलाफ कोई भी बात अगर उजागर करी जा रही थी उसको भी हटा देते थे, दबा देते थे, और जनता को जिस तरह से एक प्री फेड मिक्सचर जिसको हम कहते हैं कि भाई हम कह रहे हैं और तुम सुन लो और समझ लो, इस तरह का एक उन्होंने अपना सीक्वेंस बना रखा था। 25 तारीख की रात को प्रेस की बिजली भी काट दी प्रेस की, प्रेस को इनऑपरेशनल कर दिया गया। तो जो जनता को जानने के लिए कि देश में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, हमारी जो स्थिति क्या चल रही है वर्ल्ड ओवर, वो एक प्रेस और न्यूज़पेपर एक माध्यम होता है कि जी हम उससे पता लगा लेते हैं। रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं, हमारा देश कहाँ है, हम कहाँ हैं, एक नॉर्मल सा सबके लिए एक जो चीज़ है, मतलब जिसे कहते हैं राइट टू नॉलेज, वो भी हटा दिया गया था। तो इस तरह का काम डिक्टेटोरियन है, और इस तरह के काम से सिर्फ तानाशाही जिसको हम कहते हैं वो फैलाई गई। और इंदिरा गांधी की सरकार ने उस दौरान ये सब काम करके सारे हिंदुस्तान की जनता को प्रताड़ित किया और सबके ऊपर अत्याचार करे। तो ऐसा दोबारा ना हो, तो उसके लिए हम मोदी सरकार जैसे ही सरकार की आगे कामना करते हैं कि इसी तरह से कोई एक स्वदेशी और हमारे लिए सोचने वाली, जो राष्ट्र हित में सोचती हो, ऐसी ही सरकार आगे बनी रहे। के भी वक्ताओं ने लगातार बताया इमरजेंसी की त्रासदी सभी का सामने आती जा रही है, और मौलिक अधिकारों का जो मूल मसला रह गया था, राजनीतिक दल तो सभी के सभी उसके अंदर जेल के अंदर थे, साथ में जो भी सरकार के खिलाफ कुछ भी आवाज बोलता उसको भी तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा था। तो आप क्या कहेंगे कि इस तरह से जैसे हिटलर से तुलना की गई थी इंदिरा गांधी की उस वक्त, तो दोबारा इस तरह से दोबारा ना हो, पुनरावर्ती ना हो, और किस तरह की सरकार आप चुनना चाहेंगे और किस तरह के माहौल में आप रहना चाहेंगे? थैंक यू पंकज जी। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बड़ी विस्तार से इस विषय पे जानकारी दी है। पहली बात, मैं अपने आप को उन वक्ताओं से संबद्ध करता हूँ, समर्थन करता हूँ, उन्होंने ठीक कहा है। और इससे बचाव का एक ही तरीका है, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो तो प्रदेश में योगी सरकार और देश में मोदी सरकार आनी अनिवार्य है, तभी इससे बचा जा सकता है, अन्यथा वो दिन फिर देखने पड़ेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र टोक, जो एक विचारक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े हैं और हिंदूवादी नेता के रूप में आपकी पहचान है। ये पहचान तो वह है जिसे हम सब जानते हैं। उनकी एक और भी पहचान है, उनकी पहचान यह है कि वे स्वर्गीय राजेंद्र टोक के छोटे भाई हैं। कौन राजेंद्र टोक? याद कीजिए 25 जून 1975 की वह मध्य रात्रि, जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया था, और उस आपातकाल के विरुद्ध लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण देश एकजुट हो गया था और सत्याग्रह आरंभ हुआ था। राजेंद्र टोक जी को हम कंसल्ट कर रहे हैं, उन पर चर्चा विशेष रूप से कर रहे हैं कि जब राजेंद्र टोक भूमिगत हो गया, आपको पता लगा कि कारण क्या है उसका, तो परिवार पर क्या बीती? हाँ, परिवार में वैसे तो
भाई जो ये तो कल्पना की जा सकती है कि भी एक घर के अंदर जो सबसे बड़ा, हम 6 भाई थे, सबसे बड़े भाई के विरुद्ध इस तरह की कोई कार्रवाई का आदेश हुआ हो तो उसमें परिवार पर क्या बीत सकती थी। तो क्योंकि करने वाले पिताजी के बाद सब करता धरता वही थे, तो जब करता धरता वही थे तो परिवार पर आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी तो तनाव तो हो जाने वाला स्वाभाविक था। क्योंकि जिस माँ के बेटे को भूमिगत हो जाए, पुलिस दबिश दे रही हो, तो जैसे कि मान लो कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तो पिता तो चलो एक बार को समझदार है, लेकिन माँ का जो मन होता है। हाँ, तो अब माँ पर क्या बीती होगी जब हमने कहा कि माताजी हमारे गुरुजी को भी बंदी बना लिया गया है और ये तो अन्याय के विरुद्ध एक युद्ध है, कुरुक्षेत्र सजा हुआ है, तो इसमें कुछ समय के लिए तो व्यवधान आएगा ही। खैर जैसे तैसे उनको ढांढस बंधाया करते थे, लेकिन वो रात्रि में क्योंकि इतना कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था मजबूत, तो रात्रि में वो आ जाया करते थे घर पर सोने लेते थे। हाँ, सोने तसल्ली हो जाती थी, तसल्ली हो जाती थी, तो दिन में वो गायब। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जब मेरे एक लोकतंत्र सेनानी परिवार से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जब आपातकाल समाप्त हो गया और मुलायम सिंह यादव की दूसरी बार जब वे मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, तो उनकी सरकार ने जो लोकतंत्र के जो ये प्रहरी थे, जिनको लोकतंत्र रक्षक, लोकतंत्र सेनानी कहा गया, तो उनको वहाँ लखनऊ बुलाया, उनका सम्मान किया गया, उनको सम्मान पत्र दिए गए। तो उनका कहना है कि उस सरकार को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद में अब वर्तमान में जैसे कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि जैसे आपने स्वयं कहा कि जनसंघ का यही एक जो है नया रूप है, और वर्तमान में राज्य में भी जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। तो उस समय के आपातकाल से जुड़े हुए सत्याग्रह के जो सत्याग्रही हैं उनके लिए ये सरकार जो हिंदूवादी सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आपातकाल में जिसने संघर्ष किया उसी आपातकाल, तो उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या कर रही है, क्या कहेंगे आप? कुछ किया है या नहीं किया है, या क्या अपेक्षा है? नहीं, एक बेबाक राय आपकी। हाँ, बेबाक यही है कि मुलायम सिंह सरकार ने जो उस समय लोकतंत्र सेनानी यानी कि आपातकाल के बंदी थे, जिनके पास प्रमाण पत्र थे, उनको पेंशन उनकी बनाई, और ये बहुत अच्छी बात थी, बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन अब चूंकि जो रिकॉर्डेड थे लोग, जिनके पास प्रमाण पत्र थे जेल के, उनको तो देना स्वाभाविक भी बनता है और एक अनिवार्य भी बनता था पेंशन देना। लेकिन जिन लोगों का रिकॉर्ड नहीं था, ऐसे भी अनेक हैं। मेरे एक मित्र थे, आप जानते होंगे उनके, भटेजा जी। हाँ, उनके पास जो कागज थे, कुछ अधूरे कागज थे, उनकी पेंशन नहीं बन पाई और बेचारे बहुत परेशान आज भी हैं। परेशान इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ राशि मिल जाती, परेशान इसलिए है कि मैं उस गिनती में नहीं आया, जबकि मैंने नहीं। वर्तमान सरकार से क्या अपेक्षा? वर्तमान सरकार ने उसके अलावा कुछ नहीं किया। जो मुलायम सिंह सरकार ने किया था उसके अतिरिक्त, जिसको कहना चाहिए अतिरिक्त कोई विचार। आज आप आपातकाल के 48 उस काला दिवस के मौके पर आपने वे जो काले पन्ने हैं वो खोले हैं, और आपने बताया कि मुलायम सिंह की सरकार ने जो किया वो तो किया, लेकिन वर्तमान सरकार से जो अपेक्षा है करता है उस समय का सत्याग्रही, तो वो आवाज आप बनेंगे? हाँ, मैं उसके लिए हर मंच पर कहने को भी तैयार हूं और कहूंगा भी जहां भी मुझे अवसर मिलेगा कि भाई, जबकि सबसे ज्यादा इसमें योगदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ का था, उसके उपरांत भी
इन लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिला कि जो एक उल्लेखनीय काम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव गोयल, जो समाज सेवी भी हैं और जो यहाँ प्राचीन शिव मंदिर सेवा समिति है उससे भी जुड़े हुए हैं। सीधे सीधे बातचीत संजीव गोयल जी से। जैसे कि अभी आपने डॉक्टर नरेंद्र टोक जी को सुना होगा कि आज भारतीय इतिहास के काला दिवस यानी का आपातकाल को 48 वर्ष पूरे हुए हैं। क्या आपकी भी कोई याद है, कोई ऐसा? निश्चित रूप से मैं भाग्यशाली हूं कि मैं उस समय ऐसी उम्र में था कि मैं चीजों को सोचना समझना जानता था। मुझे याद है वो 25 जून, मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था। मेरा परीक्षा परिणाम उस दिन आना था। परीक्षा परिणाम का इंतजार था कि अखबार आएगा, अखबार में परिणाम आएंगे। तब अखबार में परिणाम बड़े जोर शोर से लोग देखते थे, परंतु वो दिन ऐसा आया कि रात को अखबार ही नहीं आया। हम पूरी रात अखबार का इंतजार करते रहे। तब हमको समझ आया कि कोई ऐसा खेल देश में हो गया है जिसकी वजह से सारी आवाजें बंद करने की जरूरत है। मैं क्योंकि स्वयं टोंक जी तो संघ के बड़े कार्यकर्ता थे, लेकिन मैं भी बचपन से शाखा में जाता रहा था। और एक गुरु अपने भी ऐसे थे, अध्यापक आदरणीय वासुदेव जी, आज भी दुनिया में हैं। वासुदेव जी ने हमको बहुत सी चीजें ऐसी सिखाई, उसमें सबसे मुख्य थी कि अपनी बात को दृढ़ता से कहना सीखो, दृढ़ता से कहो, कहोगे तो कोई परिवर्तन होगा। खैर वो हम चूंकि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को सतत तरीके से देख रहे थे, नवी कक्षा से भाषण देना, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना एक अपना शौक था। उस शौक की प्रतिपूर्ति में ऐसी ऐसी वाद विवाद प्रतियोगिता भी हमको देखने को मिली जिसमें माननीय अरुण जेटली जी मेरठ पधारे थे, अपने नरेंद्र तनेजा जी जो वीसी रहे वो थे प्रतियोगिता में, हम भी थे। अपना मतलब सारे शूरवीर, चंद्रमोहन नौटियाल जो पल्लवपुरम फेज 2 में रहने वाले हैं वो थे, डॉक्टर अनिल शर्मा, बड़े बड़े शूरवीर सब जो है वो इसी विषय को चर्चा कर रहे थे। और वो इस विषय अपने इस भेजे में दिमाग में बैठ चुका था। जैसे ही वो रात्रि को अखबार नहीं आया और दिन निकल गया, सुबह जो धरपकड़ देखने को मिली कि जिन लोगों को हम आदर्श मानते थे, जिन लोगों को हम ये समझते थे कि भाई ये तो कोई गलत काम करते ही नहीं है, देश का जागरण कर रहे हैं, ऐसे वासुदेव जी मालूम चला मेरठ के बुढ़ाना गेट पर रहते थे। वो नीचे सुबह जो है वो उतरे ही थे 4 बजे, उनको पुलिस चौकी वाले अपने साथ ले गए। दूसरे गुरुवर जतन स्वरूप जी थे, मुझे कॉलेज में स्कूल में वो अकाउंट्स पढ़ाते थे, मालूम चला वो भी गए। अपनी शाखा जो चलाते थे वो भी गए। आखिर समझना शुरू किया कि ये व्यथा क्या है। हमने मेरे पिताजी जो 1942 में जेल तो नहीं गए लेकिन आंदोलन का हिस्सा रहे, माननीय कैलाश प्रकाश जी के साथ रहे, रतनलाल गर्ग के साथ रहे, तो उनसे हमने समझा कि ये हुआ क्या। उन्होंने कहा बेटा, जो जब सरकारें अपनी काम को, ड्यूटी को नहीं कर पाती हैं, तो जब उन सरकारों को आवश्यकता होती है कि वो अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए आवश्यकता से अधिक सख्ती करके कोई नया परिवर्तन लाने का यत्न करें। मैंने कहा जी हाँ संजीव गोयल जी बताएं। जैसा आपने कहा कि बड़ों ने बताया कि भाई वो सख्ती करना, अनुशासन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र का गला घोट देना वो कौन सी शक्ति? एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियां समाहित। देखो बिल्कुल, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, था और हूं भी, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको यथार्थ को स्वीकार कर लेना भी कभी कभी अच्छा होता है। उस समय देश की स्थिति 71 का युद्ध करके हम चले थे, 65 की लड़ाई लड़के हम चले थे, बिहार से, बंगाल से, पूरे देश। आप आपातकाल का समर्थन करते हैं कि विरोध? नहीं, आपातकाल का घनघोर विरोध इसलिए है क्योंकि आपातकाल में जनता के मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ था। सख्ती बुरी नहीं थी, लेकिन जो जनता के मूलभूत अधिकार थे, हम बोल नहीं सकते थे, हम कह नहीं सकते थे, हम सुन नहीं सकते थे, हम पढ़ नहीं सकते थे। हमारे लिए अब वैसे तो बहुत अच्छा कि विद्यालय के अंदर अनुशासन आ गया, बहुत अच्छा था। मैं आपको एक उदाहरण देकर के अपनी बात को समझाना चाहूंगा
कि जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था, इमरजेंसी हटी नहीं थी, नवंबर दिसंबर की बात है, मोदी नगर के अंदर एक भाषण प्रतियोगिता थी जिसमें उस समय के विधायक गहलोत जी मुख्य अतिथि थे, कांग्रेस विधायक थे। विषय था 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं 5 सूत्रीय कार्यक्रम। अब विषय एक पक्षीय था, हमें माला जपनी थी वहां जाकर के, और हम ठहरे वासुदेव जी के शिष्य, भाषण देना जिनसे बेसिक सीखा, ऐसे वासुदेव जी के शिष्य, हमने वहां बोलना शुरू किया। मैंने कहा इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम अच्छे हैं, और इस बात से भी मैं इनकार नहीं कर सकता कि 5 सूत्रीय कार्यक्रम अच्छे हैं। मैंने एक कविता से अपना शुरू किया कि पंच तत्व से बना मनुष्य पर मुख उसका मुरझाता है, और 5 सूत्रीय निर्देश देकर संजय उन्हें हंसाता है। मैंने कहा परिवार नियोजन बुरा नहीं है, परिवार नियोजन किसी हालत में बुरा नहीं है, लेकिन जो उसके लागू करने का तरीका है, जो उसकी विधि विधान है, जो पूरी व्यवस्था है। मैंने कहा माननीय विधायक जी यहां बैठे हैं, मेरा आग्रह है कि वो जरा सड़क पर उतर जाएं और देखें कि क्या नंगा नाच हो रहा है।